बात करेंगे जो कि लखनऊ से है, जहां पर कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का वीआरएस मंजूर कर लिया गया है और कल सीएम योगी से असीम अरुण ने मुलाकात की थी। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले हम आपको प्राइम न्यूज पर बता दें, जहां कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से असीम अरुण ने मुलाकात की थी और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं असीम अरुण। बीजेपी से चुनाव लड़ने की चर्चा है और कन्नौज की सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं असीम अरुण। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से असीम अरुण ने मुलाकात की थी और बीजेपी में असीम अरुण शामिल हो सकते हैं और बीजेपी से चुनाव लड़ने की चर्चा है। कन्नौज की सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी में असीम अरुण शामिल हो सकते हैं और बीजेपी से चुनाव लड़ने की चर्चा लगातार की जा रही है और कन्नौज की सदर विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का वीआरएस मंजूर हो चुका है। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। चर्चा यह है कि बीजेपी में असीम अरुण शामिल हो सकते हैं और बीजेपी से चुनाव लड़ने की चर्चा भी जोर शोर से लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब चलने लगी है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से असीम अरुण ने मुलाकात की और बीजेपी से चुनाव लड़ने की चर्चा है। कन्नौज की सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का वीआरएस मंजूर हो चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इन्होंने मुलाकात की थी। तो कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का वीआरएस मंजूर और कल सीएम योगी से असीम अरुण ने मुलाकात की थी। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं असीम अरुण। और आपको बताएं कि कन्नौज सदर विधानसभा से चुनाव लड़ने की चर्चा भी जोरों पर है। और कल सीएम योगी से असीम अरुण ने मुलाकात की थी, उसके बाद से चर्चाएं हैं कि बीजेपी में बहुत जल्द शामिल हो सकते हैं। इसी के चलते इन्होंने वीआरएस भी लिया है और वीआरएस को मंजूर भी किया गया है और कन्नौज की सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी यहां पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो दिवाकर, आपसे समझना चाहेंगे किस राजनीतिक मंशा के चलते ये फैसला लिया गया या भी इसको सिर्फ एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पर लिया जाए? क्या ये बात पुख्ता हो चली है कि नहीं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको आलोक बता दूं कि असीम अरुण की बात की जाए तो असीम अरुण ने पूरे कल ये संदेश दिया था, एक चिट्ठी जो है वो जारी की थी। उसके साथ उन्होंने कहा था कि उन्होंने वीआरएस जो है वो ले लिया और अब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए। यानी कि सदस्यता जो है वो कहीं उन्होंने जाहिर कर लिए, खुद उन्होंने अपनी चिट्ठी में जो है वो लिखा था। लेकिन सदस्यता तो जाहिर कर लिए, सदस्यता तो कोई भी जाहिर कर सकता है। एक जो नंबर जारी किया गया था टोल फ्री, एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया था, उसमें मिसाल मार के भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की जा सकती है या फिर एक जो पर्ची है उसको कटवा के कहीं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जाहिर की जा सकती है। तो फिलहाल सदस्यता तो उन्होंने जाहिर कर लिया, लेकिन अभी जो है वो चुनाव जो लड़ने की बात आ रही थी, कन्नौज से वो चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसको टिकट देती है नहीं देती है, ये तो अभी जब प्रत्याशी की सूची जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जारी की जाएगी तभी पता चलेगी। लेकिन अगर इतने बड़े अधिकारी ने
कमिश्नर जो थे, कानपुर पुलिस कमिश्नर थे, तो जाहिर बात उन्होंने बीआरएस किया, तो कहीं कहीं उनकी बात जो है वो हो चुकी होगी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों से, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के जो वरिष्ठ नेता उनसे बात हो चुकी होगी, कहीं से टिकट जो है वो फाइनल हो चुका होगा, तभी उन्होंने नौकरी से जो है वो रिजाइन दिया, यानी कि बीआरएस किया है। तो ये कहना कहीं कहीं सही होगा कि अब वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और कन्नौज से जो है वो चुनाव लड़ने की बातें सामने आ रही है। जहाँ तक सदस्यता की बात है, तो सदस्यता वो ले चुके हैं, ऐसा उन्होंने खुद जो है वो पत्र के माध्यम से लोगों को बताया है। अब देखना ये होगा कि उनको टिकट कहाँ से मिलता है और वो भारतीय जनता पार्टी चुनावी दौर से उतरते हैं और काट सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर ये एक प्रत्याशी के तौर पर माने जाए तो क्या कन्नौज की सीट पर ये कड़ी टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि कन्नौज को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक तरह से गढ़ भी माना जाता है? देखो देखिए, कन्नौज जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ तो माना जाता है, लेकिन पिछले अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में खुद जो अखिलेश यादव की पत्नी है कुंतल यादव को हराकर सुब्रत पाठक वहां सांसद बने थे। अगर विधायकों की बात की जाए तो भारी तादाद में कन्नौज से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी जीत के आए थे। तो ऐसे में ये तो है कि कहीं कहीं जो गढ़ है वो सीता है, बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी जो है भारतीय जनता पार्टी ने की है। जहाँ तक असीम अरूण की बात की जाए, वो असीम अरूण जो है जो रहते हो हमारे बड़े हुए। जहाँ तक असीम अरूण की बात की जाए तो असीम अरूण जो है अपराधी से उनको कैसे जेल की ऐसे सलाखों में सीटे ले जाए, तो जाहिर बात है कि नाम से जाना माना है, लेकिन जनता जो है पुलिस विभाग में रहते हुए उनकी कार्यशैली से तो काफी ज्यादा प्रभावित रही है, लेकिन एक सियासतदान के तौर पे, राजनेता के तौर पे उनको कितना तवज्जो देती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, 10 मार्च से तय होगा। लेकिन कहीं से ये चीजें सामने जरूर निकल के आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर बात है कि पार्टी जो है वो चुनाव लड़ाती है, और ऐसे में सांसद भी कन्नौज से है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो भी कहीं कहीं सपोर्ट करेंगे। देखने होगा कि चुनाव में अगर वो उतरते हैं तो जीत हासिल कर पाते या नहीं कर पाते, ये तो बात की बात, लेकिन ये चुनाव जो है वो लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने जो संभावना है जो बताई है। बिल्कुल, तो इससे एक बहुत बड़ा संकेत ये भी निकलकर सामने आया कि तमाम वो प्रत्याशी भी मैदान में अब आ सकते हैं जिनके बारे में पहले चर्चाएं नहीं हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का अंदर अंदर मन था कि इसको टिकट दे सकते हैं। अब ये चेहरे भी बहुत तेजी के साथ अब यहाँ पर स्पष्ट होने लग जाएंगे। अब बिल्कुल देखिए, सिर्फ असीम अरूण जो आपने देखा होगा कि ईडी के जो डायरेक्टर राजेंद्र सिंह, उन्होंने भी कहीं इस्तीफा दे दिया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी शामिल हो रहे हैं, जैसा कि कयास लगाया जा रहा है, जैसा कि कहा जा रहा है। तो जाहिर बात है कि पिछले कुछ समय से लगातार देखने में आया है कि नौकरशाह जो है, चाहे वो IAS रैंक के अधिकारी हो, चाहे IPS रैंक के अधिकारी हो या अन्य PCS रैंक के अधिकारी, यानी कि जो प्रशासनिक सेवा में है, उन्होंने बीआरएस ले लेके वो सियासत की जो मैदान है उसमें वो कूदे है, यानी कि किसी सियासी दल में वो शामिल हुए हैं और उससे चुनाव लड़े। आप सबसे बड़ा उदाहरण ले लीजिए कि अनिल शर्मा जो है वो भी कहीं पे रिटायर IAS है, वो भी प्रदेश को उपाध्यक्ष बन गए, उनको MLC बना गया भारतीय जनता पार्टी ने। गजलाल जो है उत्तर प्रदेश के DGP रहे हैं, वो बसपा के काफी ज्यादा करीबी माने जाते थे, लेकिन वो भाजपा में शामिल हुए, उनको कहीं के राज्यसभा सांसद जो है वो बनाया गया। तो जो नौकरशाह है, जो प्रशासनिक मशीनरी से जुड़े हुए हैं, सरकारी मशीनरी से जुड़े हुए लोग हैं, वो सियासत की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन जनता उनको कितना तवज्जो देती है ये तो देखना होगा। लेकिन कहीं कहीं सियासी दल जो है, अब ये चीजें निकल के आ रही है, कुछ ऐसे अधिकारी जो है वो किसी सियासी दल से ज्यादा जुड़े रहे, मोह रखते थे, और अब मौका पड़ने पे, मौका मिलने पे वो अपनी नौकरी छोड़ के सियासत में आ रहे, उनको टिकट दिया जाएगा। तो अभी एक फेरिस्त लंबी और भी होगी, सिर्फ भाजपा ही नहीं, कई ऐसे दल है और कई ऐसे अधिकारी है जो अलग अलग दलों में जो है वो फाइट बनाए हुए, हो सकता है कि वो भी अब इस्तीफा दे अपनी नौकरी से और वो भी चुनावी मैदान में उतरे। ये अभी सामने निकल के आने वाला है बहुत जोरों पर। बिल्कुल, तो अगर इस तरह की परिस्थितियां धीरे धीरे हर एक पार्टी में देखी आएंगी, जिस तरह से आपका आकलन ये संकेत दे रहा है, तो क्या इससे भी 2022 में जब मतदान होना है, या जो प्रत्याशी हैं या जो कार्यकर्ता थे जो पहले तैयारी कर रहे थे, तो समीकरणों में कुछ अंतर आएगा क्या? बिल्कुल देखिए, समीकरणों में तो अंतर आएगा ही, क्योंकि अगर मान लीजिए कि लखनऊ की कोई विधानसभा सीट है, अगर उससे कोई नेता जो है, कोई कार्यकर्ता जो है वो काफी समय से, यानी कि पिछले 4-5 सालों से लगातार तैयारी कर रहा हो, और उसकी जगह पे कोई पैराशूट से लाकर कोई किसी अधिकारी या किसी अन्य चेहरे को उतार दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कहीं की नाराजगी जो है वो उसके बीच की होगी, और उनसे
जो लोग जुड़े होंगे उनके बीच भी कहीं कहीं ये नाराजगी होगी। तो ऐसे में वो नाराजगी जो है भारी पड़ेगी उस प्रत्याशी को जिसको भी पार्टी ने पैराशूट से उतारा है। तो और दूसरा जो है वो कहीं कहीं जातीय समीकरण जैसे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव में हाजिर रहता है, तो जातीय समीकरण को भी देख के आपको प्रत्याशी उतारना होगा। ऐसे में वो जो अधिकारी जहाँ से चुनाव मांग रहा है वहां पे जातीय समीकरण पे बैठता है कि नहीं, जातीय जो सियासत होती है इसमें वो खरा उतरता है कि नहीं, ये भी देखना होगा। फिलहाल पार्टी है, पार्टी के निर्णयकार होते हैं, वो जानते हैं किसको कहाँ से चुनाव लड़ाना है, किसको किस चीज से उतारना है। अब ऐसे में ही यही सामने निकल कर है कि अरुण जो है वो कन्नौज से मांग रहे टिकट, अब उनको फिरवा से टिकट मिलता है, कन्नौज से मिलता है, कहाँ टिकट मिलता है, ये तो जब प्रत्याशी सूची जारी होगी तभी पता चल सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी प्राइम न्यूज के दर्शकों को देने के लिए और ये स्पष्ट करने के लिए कि किस तरह से बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण